हेलो दोस्तों एंड नमस्ते। स्वागत है आप सबका सोनाली स्पीक्स की एक और नए और फ्रेश ब्लॉग में। मेरे पास थोड़ा सा वक्त था तो मैंने सोचा क्यों ना मूवी ही देखा जाए, और ओपनहाइमर ट्रेन भी कर रहा था तो मैंने सोचा ओपनहाइमर ही देखा जाए। तो मैं चली गई मूवी देखने और सोचा क्यों ना इस मूवी की जो रिव्यू है मेरे तरफ से आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को भी पता चले इस मूवी में है क्या। वैसे इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि हॉलीवुड में खुद में ही एक ब्रांड नेम है। तो आइए देखते हैं नोलान्स ओपनहाइमर की थोड़ा सा शॉर्टकट वाला रिव्यू। तो दोस्तों, मूवी के शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि रॉबर्ट जे ओपनहाइमर की पर्सनालिटी कैसी थी। मतलब ये एक रिच ब्रैड थे जिनमें होम सिकनेस और एंग्जाइटी भर भर के था। ये अपनी गाइड को जब लैब में काम कर रहे थे तो पॉइजनस एप्पल देके उनको मारने की कोशिश की थी। ये एकेडमिक्स में तेज थे, लेकिन इनको शायद लैब में काम करना पसंद नहीं था और इनके गाइड इनको हर वक्त बेइज्जती करते थे। ये नील्स बोर के बहुत बड़े फैन थे, तो उनकी क्लास अटेंड करने के लिए दौड़। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नील्स बोर के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद ये वो पॉइजनस एप्पल को कीड़ा लगाया के फेंक देते हैं, और नील्स बोर के ही इंस्ट्रक्शन से ये चले जाते हैं गोटिंगटन यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ने के लिए। वहाँ से निकलते ही ये फिर शिफ्ट होना चाहते हैं यूएस में, जहाँ पे ये क्वांटम फिजिक्स का स्कूल शुरू करने वाले थे। फिर दिखाते हैं मूवी में कि यूएस में इनका जो पॉपुलैरिटी था वो क्वांटम फिजिक्स स्कूल खोलने के बाद, मतलब स्कूल में पढ़ाने के बाद, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते गए, जैसे जैसे इंटेलिजेंट ब्रेन्स आने लगे, उसी हिसाब से इनका पॉपुलैरिटी भी ग्रो कर गया। फिर बीच में हम देखते हैं उनकी पर्सनालिटी का कुछ और पार्ट, जिसमें इनका रोमांस विथ हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड भी दिखाया गया है, जिनमें भगवत गीता को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिर क्या होता है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्योंकि वो ओरिजिनली ज्यूज थे तो ये जर्मन से भी ताल्लुक रखते थे, और जर्मन में तभी तक क्या होता था, हिटलर का राज आ चुका था। और हिटलर क्या करते थे, ज्यूज हॉलोकॉस्ट नाम का एक इवेंट चल रहा था उस वक्त जर्मनी में, जिसमें हिटलर सारे ज्यूज को प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, मतलब वो उनके नस्ल को खत्म करना चाहते थे। तो एक जगह पे दिखाया गया है कि ये एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उनके जो एक मीटअप हो रहा था वहाँ पे इनको देखने को मिलता है। वहाँ पे इनके जो छोटे भाई फ्रैंक होते हैं वो भी होते हैं, फ्रैंक की गर्लफ्रेंड होता है, कुछ और कम्युनिस्ट पीपल भी होते हैं जो लोग इनको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट थॉट को अडॉप्ट कर लो, आप क्यों नहीं मान रहे उसको। और वहाँ पे एक डायलॉग है कि मैं सोचने में आज़ादी पसंद करता हूँ, मतलब ये दिखाता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके थे मूवी के सेकंड फेज में, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिस्कशन शुरू हो रहा था, और हिटलर अपना देश का खुद का न्यूक्लियर वेपन, मतलब एटम बम बनाने का सोच रहा था, यूरेनियम क्लब बना के हेइजेनबर्ग के गाइडेंस में। तब शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जब आइंस्टाइन ने एक खत लिखा उस समय के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को। तब बसाया गया लॉस आलमस सिटी, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था, और वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के साथ साथ पूरे साइंटिफिक टीम की और उनके परिवार की रहने की सारा कुछ बंदोबस्त कर दिया गया था, ताकि ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहे और कोई भी फैक्ट, कोई भी डाटा बाहर ही ना जाए। और उनके साथ थे आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स और जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि सिक्योरिटी के लिए कम्प्लीटली तैनात रहते थे। तो यहाँ पे शुरू हुआ वो एक सुपर ब्रेन्स की एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग्स, और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं। वहाँ पे टेलर जो साइंटिस्ट थे, वन ऑफ द अनदर ग्रेट साइंटिस्ट, वो हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में रिसर्च करने को बोल रहे थे। इस तरह से मूवी फ्लो करती है। फिर ऐसे करते करते हम देखते हैं कि किस तरह से यूरेनियम प्लूटोनियम ला रहे हैं, उसको प्यूरीफाई कर रहे हैं, फिर मशीन के एक एक पार्ट बन रहा है, डिस्कशंस हो रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये सब हम देख रहे हैं मूवी की फ्लो में। डिसिप्लिन के अंडर ही ये सारे साइंटिस्ट अपना रिसर्च कर रहे हैं। मतलब ये कम्प्लीटली एक डिफेंस का मैटर था, जो कि न्यूक्लियर वेपन बन रहा था, वो रिसर्च तो था, साथ ही ये एक डिफेंस वेपन था, इसलिए आर्मी का बहुत इंटरफेरेंस इसमें रहता था। तब तक अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बदल चुके थे, रूजवेल्ट बदल के ट्रूमैन आ चुके थे, और उनको चाहिए था क्विक रिजल्ट, तो प्रेशर भी बढ़ रहा था, और डिसिप्लिन के साथ ये लोग रिसर्च अपना कंटिन्यू कर रहे थे। इस बीच हम देखते हैं एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है रॉबर्ट जे ओपनहाइमर का, क्योंकि वो अपने जो पहले गर्लफ्रेंड थी जीन टेटलॉक, उनकी सुसाइड का जो केस होता है वो सुनते हैं। उनको मिलता है सुनने को कि सस्पिशियस इवेंट्स के दौरान उनकी मौत हो गई है, मतलब वो सुसाइड कर लिए। तो वो डिवास्टेटेड हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि उनकी बीवी, जो तब की बीवी थी, वो कैथरीन, वो आके उनको समझाती है और उनको बोलती है कि अपना फोकस शिफ्ट मत करो। तो ये बहुत अच्छी बात थी। अ वाइफ कैन बी एन इंस्पिरेशन एट द वेरी वर्स्ट टाइम्स ऑफ अ मैन। फिर आता है हम मूवी की फोर्थ पार्ट, इंटरवल के बाद आता है। इसमें हम देखते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका था वेपन बनने के बाद, लेकिन जैसे ही सारे रिसर्चर्स, जो साइंटिस्ट, थोड़ा बहुत डिलेमा में थे कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, जैसे होता है, क्योंकि एक नया चीज़ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तब से ही शुरू हुआ था, ये बना तो दिए एक न्यूक्लियर वेपन, लेकिन तब से ही इनके अंदर एक मेंटल युद्ध शुरू हो गया था कि ये ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी रेस के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर अपने रिसर्च से तो खुश थे, अपने जो एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने पे खुश थे, लेकिन उनको लगता था कि शायद ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तब हम देखते हैं आइंस्टाइन और उनके बीच में होता हुआ एक छोटा सा कन्वर्सेशन के बारे में। फिर क्या हुआ, फिर आता है ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में। अच्छा, जो लोग नहीं जानते ट्रिनिटी क्या है, ट्रिनिटी बाइबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका मतलब होता है, जैसे
हमारे सनातन में होता है त्रिदेव, उसी तरह का एक ट्रिनिटी होता है, मतलब द सन, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, इसको ट्रिनिटी बोलते हैं। इसलिए उन्होंने जब टेस्ट करना था तो उसका कोड नेम रखा गैजेट और ये टेस्ट का नाम रखा ट्रिनिटी टेस्ट। तो ये ट्रिनिटी टेस्ट होता है 16 जुलाई 1945 को। हम देखते हैं कि वो टेस्ट के एक दिन पहले जो जो अरेंजमेंट्स होता है वो हम देखते हैं, उसके साथ साथ कैसे बेस बनाया जाता है, कितनी दूरी से उसको ऑब्जर्व करने के लिए वॉच पॉइंट्स बनाया जाता है, वो सारी व्यवस्था मूवी में दिखाया गया है। उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है किस तरह से एक दिन पहले थोड़ा वेदर बिगड़ गया तो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, बारिश होने लगा, तो ये सब दिखाया गया है उस मूवी में। बहुत अच्छी तरह से ये मूवी को पिक्चराइज किया गया है। फिर आता है वो दिन जब ये लोग मिलके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि तब तक क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो लास्ट स्टेज था वो आ चुका था। जर्मनी ने अपना सरेंडरशिप दे दिया था, मतलब जर्मनी सरेंडर कर चुका था हिटलर के डेथ के बाद। तो अब ये इनका सोचना ये था कि अब न्यूक्लियर वेपन या तो ये यूरेनियम बॉम्ब हम किस पे गिराए। तो फिर याद आया कि जापान तो अभी रुक ही नहीं रहा है, जापान में तो वही चल रहा है, वो तो जापान तो सारा कुछ एशिया को हड़पने की कोशिश में भी था उस वक्त, इसलिए उन्होंने सोचा कि जापान के ऊपर गिराया जाए। अब देखो वहाँ पे एक बहुत अच्छी सीन दिखाई गई है, मतलब एक डिवास्टेटिंग करने के लिए, मतलब जो डिस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस शुरू होने वाला था यूरेनियम बॉम्ब गिराने के बाद से, उस टाइम सिटीज़ का डिसीजन कैसे लिया गया था। वहाँ पे एक छोटा सा सीन है, एक सीन में दिखाया गया है कि कोई एक अथॉरिटी है जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन से है शायद वहाँ का, तो वो बैठ के 12 सिटियों का एक लिस्ट बनाते हैं और उन्होंने उसमें से क्योटो को बात दिया। उनके क्योटो को बात देने का 2 रीज़न था। पहला, क्योटो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है जापानीज लोगों के लिए, और सेकंड वन, उनका हनीमून वहाँ पे मनाया गया था। तो ये थोड़ा कॉमेडी पार्ट भी उसमें एडेड था। लेकिन मुझे लगता था कि उस वक्त जैसे सबकी स्टेट ऑफ माइंड था, जो साइंटिस्ट इसको डेवलप किए थे वो सब इसके जो यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो चुके थे। ये सारे ब्रेन्स, जो सुपर ब्रेन्स हम कह सकते हैं, ये मिलके जो बनाए, वो सब लोग अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ों से इतना ज़्यादा खुश या इतना ज़्यादा प्रभावित थे ही नहीं। उनको लगता था शायद ये पूरे विश्व का एक दिन ध्वंस कर देगा। फिर आया वो दिन 6 अगस्त 1945 का दिन। 6 अगस्त 1945 में यूएसए ने अपना पहला बॉम्ब द लिटिल बॉय को गिराया हिरोशिमा के ऊपर, और वो दिन हिस्ट्री में दर्ज हुआ एक ब्लैक डे के हिसाब से। फिर 9 अगस्त 1945 को इसने फिर से नागासाकी के ऊपर भी बॉम्ब गिराया, जिसका नाम था द फैट मैन। मतलब जो लिटिल बॉय था वो एक यूरेनियम बॉम्ब था और जो फैट मैन था वो एक प्लूटोनियम का बॉम्ब था। तो देखा जाता है, उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराने के बाद एक आंकड़ा सामने आया, लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई थी, कुछ की इंस्टेंटली और कुछ की आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब रेडिएशन की वजह से लोगों के डीएनए और जीन्स में डिफेक्ट्स आने लगे, बहुत सारे न्यू बॉर्न्स की डेथ हो गई, न्यू बॉर्न्स में बहुत सारे जेनेटिकल डिफॉर्मिटीज़ दिखने लगे। और ये जो डिफॉर्मिटीज़ थे या जो डिसएडवांटेजेस थे, ये सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि लगभग 50 से 60 साल तक ये चल रहे थे हिरोशिमा और नागासाकी में। तो वो तो बात की बात है, लेकिन 1945 के बाद ये न्यूक्लियर इवेंट होने के बाद यूएस का दबदबा बढ़ गया। ये न्यूक्लियर इवेंट के होने के बाद क्या हुआ, अब न्यूक्लियर इवेंट वेपन होने की वजह से यूएस को माना गया एक सुपर पावर, और रॉबर्ट जे ओपनहाइमर हो गए इसके गॉड फिगर, क्योंकि इन्होंने वो सुपर पावर अमेरिका को दी थी जिसकी वजह से अब अमेरिका सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो 1945 में आया यूनाइटेड नेशंस, और 1945 से लेकर 1949 तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। 1949 के बाद शुरू हुआ एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि तब तक रॉबर्ट जे ओपनहाइमर आ चुके थे, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका था। वो एडवाइज़र थे कुछ एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शायद। अब एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये उस टाइम के प्रेसिडेंट ट्रूमैन के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, मुझे लगता है कि मेरे हाथों से मैंने सैकड़ों लोगों को मार दिया। लेकिन तब ट्रूमैन अपने पावर से, अपने पावरफुल कंट्री से इतना खुश होते हैं। उनके सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक मीटिंग हो रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कहने लगे, अपना सफ़ेद रुमाल उनको देते हुए, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। मतलब उनके हिसाब से ह्यूमैनिटी हैज़ नो पॉइंट हियर, वी हैव ऑलरेडी मेड आवरसेल्व्स एज द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, सो देयर इज नो नीड टू गेट एनी काइंड ऑफ रिग्रेशन इनसाइड योरसेल्फ। लेकिन तब भी पता चल रहा था कि रॉबर्ट जे ओपनहाइमर थोड़े ना थोड़े कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन में जा चुके थे। फिर ऐसे ही फ्लो मूवी का चलता रहा और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके थे। तब तक कम्युनिस्ट का जो था थॉट्स था वो जा चुका था अमेरिका से। अमेरिका तो कंप्लीट डेमोक्रेसी थी ही, अब कम्युनिस्ट पार्टीज अभी वहाँ पे नहीं थी। तो 1949 के बाद शुरू हुआ एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट। ये न्यूक्लियर वेपन की यूज के लिए एक लिमिटेशंस लाना चाहते थे जो दूसरों को पसंद नहीं था। कुछ लोगों का इनके साथ पर्सनल ग्रज था और कुछ लोगों का पॉलिटिकल ग्रज बाद में आ गया। तो हम देखते हैं कि इनको डिसलॉयलिटी विद द कंट्री के केस में इनके जो सिक्योरिटी क्लियरेंस थे उसको रद्द कर दिया गया।
और फिर शुरू हुआ कोर्ट रूम सीन्स यानी कि कोर्ट ट्रायल्स। हम कोर्ट में देखते हैं और अभी कोर्ट रूम सीन जो है ये मूवी का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेंबर्स, इन सब की जो सारे सुनवाई हो रही है, उनके जो विटनेसेस थे कुछ हैपनिंग्स के, उन लोगों को बुला बुला के पूछा जा रहा है। बहुत सारे सीनेट मेंबर्स होते हैं एक सीन में, बहुत सारे जुरिडिक्शन होते हैं एक सीन में। तो ये सब चलता रहा। तो मूवी का एंड ऐसा हुआ कि एक आदमी जिसको अमेरिका ने गॉड फिगर बनाया, फिर कैसे उसी फ्लो में जाके जब वो पॉलिटिक्स में आ गया और जब वो सुपर पावर अमेरिका को करने के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस की बात कही और ये ह्यूमैनिटी की बात कही, मोरल एथिक्स की बात कही कि उनको दबाने की कोशिश की गई। तो कंप्लीट मूवी का मोरल यही था। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो कंप्लीटली निर्दोष थे, लेकिन सिर्फ उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस तब तक रद्द करके। दोस्तों, रॉबर्ट जे ओपनहाइमर फिजिसिस्ट होने के साथ साथ एक संस्कृत स्कॉलर भी थे और वो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ज़्यादा मानते थे। पहली बार जब उन्होंने इस बॉम्ब का मतलब यूरेनियम बॉम्ब का डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी को विटनेस किया, उसके बाद इनको लगा कि ये डेथ वारंट साबित होगा पूरे विश्व के लिए। और दोस्तों, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट का पूरा श्रेय जाता है रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को, उस समय की, उस दौर की बहुत बड़े साइंटिस्ट। दोस्तों, मूवी की रिव्यू अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।